हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CS राठौर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जांजगीर से। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से डबल और ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले मैंने बीटा और गामा फंक्शन पर 3 वीडियो लेक्चर डाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। और एक आप लोग के लिए सलाह है कि जब कभी भी आप लोग वीडियो लेक्चर देखते हैं, चाहे किसी का भी वीडियो लेक्चर देखें, तो आप कॉपी और पेन रख के बैठा करें और जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे वीडियो को पॉज करके देखें और समझें, तब इससे आसानी होगा वीडियो लेक्चर को समझने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा 3 वीडियो लेक्चर जो बीटा गामा फंक्शन पे था अवश्य देखे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये भी वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगा। तो डबल और ट्रिपल इंटीग्रल जो है ये मेरा लगभग 2 वीडियो लेक्चर है इसमें, तो जिसका ये पार्ट 1 मैं यहाँ पे अभी बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मल्टीपल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट यूलर ने दिया था सबसे पहले, और इसका यूज़ सबसे पहले न्यूटन ने किया था। ये सामान्य जानकारी के लिए है। तो डबल इंटीग्रल होता क्या है, डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट कैसे करते हैं, ये वास्तव में रिपीटेड इंटीग्रल के इक्वल होता है। रिपीटेड इंटीग्रल मतलब जैसे इसको या तो ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा। इसका मतलब है y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे इसको, जिसकी लिमिट y1 से y2 लिखे हैं यहाँ पे, और y के रिस्पेक्ट में लिख के ये लिमिट रखने के बाद जो आएगा फंक्शन वो x के फॉर्म में आएगा, और फिर इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और उसकी लिमिट a to b दी गई। तो इस डबल इंटीग्रल को हम ऐसा इवेल्युएट कर सकते हैं, या तो फिर dy dx है, मतलब x के रिस्पेक्ट में हम पहले इंटीग्रेट करेंगे और जो आएगा उसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये है अपना डबल इंटीग्रल को इवेल्युएट करने का तरीका। आगे हम जब प्रॉब्लम्स देखेंगे इस पे तो और क्लियर हो जाएगा कि इवेल्युएट करना है। दूसरा इस पे थ्योरम है जो हमारे जानकारी के लिए है कि f अगर रीजन R में कंटिन्यूअस है तब वो इंटीग्रेबल होगा उस रीजन में। f अगर रीजन R में कंटिन्यूअस फंक्शन है तब उस रीजन में वो इंटीग्रेबल होगा। अब हम देखते हैं इस पे प्रॉब्लम्स। जैसे आप देख सकते हैं ये है डबल इंटीग्रल ऑफ x प्लस वाई, और यहाँ पर y की लिमिट सीक्वेंस में पहले dy लिखा है, यानी y की लिमिट 0 to 2 है। x सीक्वेंस में बाद में लिखा है तो x की लिमिट 0 to 1 है। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dy के रिस्पेक्ट में। dy सीक्वेंस में पहले लिखा गया है इसलिए y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे। तो देखते हैं, देखिए y की लिमिट 0 to 2 है, x प्लस वाई dy को हम यहाँ ले आए। अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x का जो रोल रहेगा वो कांस्टेंट के जैसा रहेगा, जैसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं कि जब किसी भी फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो अदर वहाँ पर जो भी वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं वो सब कांस्टेंट के जैसे रोल करते हैं वहाँ पे। सेम वैसे यहाँ पर भी। तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x कांस्टेंट का रोल कर रहा है, तो dy का इंटीग्रेशन y आ जाएगा और y का इंटीग्रेशन y²/2। अब ये लिमिट y की पुट कर देते हैं। अपर लिमिट 2 पुट कर दिए y की जगह क्योंकि y की लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट कर दिए y की जगह। ध्यान रखिएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए हैं, ये y की लिमिट है, इसलिए y की जगह ही ये लिमिट को पुट करेंगे, x की जगह x ही रहेगा।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस 2 मिल गया। और ऐसा इंटीग्रल तो आप लोगों ने 12th क्लास से ही पढ़ा है, तो इसको सिंपल तरीके से इंटीग्रेट करना है। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2x और लिमिट रख देना है, तो ये आंसर आ जाएगा 3। और आगे देखते हैं, ये दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं डबल इंटीग्रल पे। ये है लिमिट y की, क्या है लिमिट 0 टू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की लिमिट 0 टू 1, और फंक्शन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फिर dy पहले आया सीक्वेंस में, तो y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे। y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर समझिए कांस्टेंट का रोल करेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी समझ जाइए ये ए स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया 1/a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रेशन का, इसी फार्मूला को यहाँ पर यूज़ किए। ए की जगह क्या है, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपान रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो लिमिट है y की वो लिख दिए यहाँ पे। अब इस अपर और लोअर लिमिट को यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए y की जगह पहले अपर लिमिट रखे हैं, फिर माइनस y की जगह लोअर लिमिट 0 रखे हैं, और ये 1 हो जाएगा। टेन इनवर्स 1 π/4 होता है, और टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 0। तो ये y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए तो आया। अब हम देखते हैं π/4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए। ये 1/रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला आप लोग को पता ही होगा। इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी लिमिट 0 टू 1 है। इस लिमिट को अपर माइनस लोअर अप्लाई कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसी के जैसा एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, 0 टू 1 0 टू 1। फिर यहाँ पर भी सीक्वेंस में dy पहले आ रहा है, तो y की लिमिट ये है 0 टू 1, और x सीक्वेंस में बाद में आ रहा है, x की लिमिट 0 टू 1। तो पहले हम y के रिस्पेक्ट में यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, तो ये x वाला टर्म कांस्टेंट होगा, बाहर निकल गया, और इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स y, फिर इसमें y की लिमिट जो है 1 और 0, इसको अप्लाई कर देंगे, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 कॉमन आ गया, और फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x में फिर अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो π/2 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर π²/4 हो जाएगा। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, क्या है देखिए, फंक्शन है रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy/dx। देखिए अभी तक जितने प्रॉब्लम्स देखे हैं उसमें dx dy था, मतलब y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट किए थे, इसके पहले जितने क्वेश्चंस देखे हैं, और x के रिस्पेक्ट में बाद में। यहाँ पर सीक्वेंस बदल गया, पहले हम यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और x की लिमिट क्या है 0 टू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और y की लिमिट क्या है 0 टू a। तो हम यहाँ पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x की लिमिट को लिखेंगे। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a और y कांस्टेंट होगा, इसको हम ऐसा लिख देते हैं। अब ये वाला इंटीग्रल का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। इस फार्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। a की जगह यहाँ पर क्या है, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस फार्मूला को अप्लाई करने पे आ जाएगा, और अप्लाई करने के बाद जो उसकी लिमिट है x की, उसको अब हम अगले स्टेप में पुट कर देंगे। अपर लिमिट रूट ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और लोअर लिमिट 0 है। तो पहले अपर लिमिट रख देते हैं, यहाँ पर x की जगह रूट ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रख देंगे, तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो, और यहाँ पर भी x की जगह रूट ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रख देंगे। ये देखिए अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो जब हम लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई होकर ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 होगा, ये भी पूरा
ज़ीरो हो जाएगा। देखिए हमने रखा है इसकी वैल्यू ज़ीरो, इसकी वैल्यू ज़ीरो, तो ये लास्ट के दो टर्म ज़ीरो। फर्स्ट टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होके, और यहाँ पर साइन इनवर्स 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू π/2। तो π/4 यहाँ पे अब कॉमन आ जाएगा और इसको अब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और जो आएगा उसमें हम y की लिमिट पुट कर देंगे। तो फाइनली हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा πa³/6। तो अब आप लोगों ने जिसमें लिमिट दिया था डबल इंटीग्रल में, उसके बारे में जाना। अब ऐसे प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे अपने को जिसमें लिमिट डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा। इसमें लिमिट की जगह रीजन दिया रहेगा और उस रीजन को डिफाइन करके देगा क्वेश्चन में कि ये रीजन क्या है। जैसे इसी क्वेश्चन में देखते हैं, हमको इंटीग्रेट करना है e⁻² x + 3y को रीजन R में, और ये रीजन R क्या चीज़ दिया है, ये रीजन R बाउंडेड बाई x = 0, y = 0 एंड x + y = 1। इन तीन लाइंस द्वारा बाउंडेड एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है रीजन R। तो अब x = 0 मतलब y एक्सिस होता है, देखिए x = 0 हो गया, और y = 0 x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये हो गया। और x + y = 1 कैसा स्ट्रेट लाइन होता है, जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से 1 1 इंटरसेप्ट बनाता है, यानी दोनों अक्षों से एक एक अंतःखंड काटता है। यानी ये जो दूरी है, ये जो लंबाई है एक है, ये भी जो लंबाई है एक है। तो ये लाइन ऐसा है जो दोनों से 1 1 अंतःखंड काटता है। तो अब अपने पास तीन बाउंड्री हो गया, x + y = 1, y = 0, x = 0। तो ये रीजन कौन सा होगा, ये जो ट्राइंगल AOB दिखाई दे रहा है, यही अपना रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। इसी में हमको इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए जो इंटीग्रेट करना है उसमें dy पहले है और dx बाद में है, मतलब y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है, तो y की लिमिट पहले लेना है। तो इसके लिए ये ध्यान रखिएगा कि जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना हो तब हम ये जो स्ट्रिप बनाते हैं, एलिमेंट्री स्ट्रिप बोलते हैं इसको, पट्टिका बोलते हैं प्रारंभिक, इसको हम y अक्ष के समांतर बनाएंगे, y एक्सिस के पैरेलल बनाएंगे। और अगर ये dy dx होता, मतलब dx पहले आता सीक्वेंस में, तो हम ये जो पट्टिका है या स्ट्रिप है उसको हॉरिजॉन्टल बनाते, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाते। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे आप लोग। तो देखिए अब y की लिमिट निकालना है, तो हम स्ट्रिप बना लिए वर्टिकल, और ये वर्टिकल स्ट्रिप में ये कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, इसके वेरी करने के लिए स्पेस कहाँ से कहाँ तक है, इस लाइन से इस रीजन के अंदर ही वेरी कर सकता है। y = 0 से कहाँ तक जाएगा, ऊपर वाली लाइन को टच करेगा, नीचे x एक्सिस को टच करेगा, ऊपर x + y = 1 को टच करेगा। तो नीचे y की वैल्यू 0 है और ऊपर y की वैल्यू क्या है, y = 1 - x, x को उधर ट्रांसफर कर दें तो y की वैल्यू 1 - x। तो y की लिमिट क्या आ गई, 0 to 1 - x। अब देखना है x की लिमिट, तो हम ये देखते हैं कि ये वर्टिकल स्ट्रिप अब इस रीजन में कहाँ से कहाँ चल सकता है, यहाँ से O से A तक चल सकता है। इसके लिए चलने के लिए स्पेस क्या है, O से A तक। तो O पर x की वैल्यू क्या है, 0 ओरिजिन है, और A पर क्योंकि ये इकाई अंतःखंड है यानी इसकी लंबाई 1 है, तो ये A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 0। इसका मतलब x की लिमिट 0 to 1 हो जाएगा। तो ये x की लिमिट 0 to 1 हो। अब आगे का तो इंटीग्रेशन आप लोग स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि हम 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। यहाँ e⁻²x कांस्टेंट होगा, y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। e⁻3y का इंटीग्रेशन e⁻3y/3 हो जाएगा और इसकी भी लिमिट रख देंगे। अब ये x के फॉर्म में आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के बाद इसकी भी लिमिट रख देंगे और ये आंसर आ जाएगा। तो मैं अब इंटीग्रेशन को यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से बताया हूँ, क्योंकि आप लोग इसको कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।
इसी टाइप का प्रॉब्लम है। इस टाइप का प्रॉब्लम मतलब इसमें रीजन को डिफाइन करके दिया है, लिमिट नहीं दिया है डायरेक्ट। तो हमको लिमिट इस क्वेश्चन में भी जो रीजन गिवन है उससे फाइंड करना है। तो देखते हैं कि रीजन क्या है इस क्वेश्चन में, सर्कल, लेकिन पूरा सर्कल नहीं है रीजन, इस सर्कल का पॉजिटिव क्वाड्रेंट। पॉजिटिव क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। तो सबसे पहले इस सर्कल को समझते हैं कैसा सर्कल है। तो हमने ये 11th क्लास में पढ़ा है कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर क्या है, 0 0। देखिए डायग्राम में दिख रहा होगा आप लोग को। और इसका रेडियस क्या है, a है। तो सेंटर 0 0 और रेडियस a का हम सर्कल बना दिए। और इस सर्कल में कौन सा पार्ट रीजन है इंटीग्रेशन का, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब हमको जो दिखाई दे रहा है डायग्राम में ए ओ बी से घिरा एरिया, ये जो शेडेड रीजन है, ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। अब फिर हम देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेट करना है जिस फंक्शन को, कैसा दिया है, उसको पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ भी हमको y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है। तो मैं क्या बताया हूँ कि हमको जो स्ट्रिप लेना है, पट्टिका लेना है, वो y एक्सिस के पैरेलल लेना है, y अक्ष के समांतर लेना है। तो देखिए हम इसमें भी इसीलिए y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लिए हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये y की लिमिट कैसे निकालेंगे। y के लिए क्या होगा कि ये कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, स्ट्रिप इस OA लाइन को नीचे टच करेगा और ऊपर किसको टच करेगा, सर्कल को टच करेगा। तो सर्कल पे y की वैल्यू क्या होगी, सर्कल के इक्वेशन से निकाल लेंगे। सर्कल के इक्वेशन से क्या निकलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखिए y की वैल्यू प्लस में भी आता है माइनस में भी। तो प्रश्न ये उठता है कि हम यहाँ पर y की यहाँ पर लिमिट माइनस वाली वैल्यू लें कि प्लस वाली। तो डायग्राम में ही हमको दिखाई दे रहा है क्योंकि y पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते। अगर रीजन नीचे वाला होता, नीचे वाला रीजन होता तो y निगेटिव होता, तब हम निगेटिव वैल्यू लेते। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे y की दोनों वैल्यू मिल रही है, लेकिन लेना पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है। तो अब y कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 टू प्लस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की लिमिट निकालनी है, तो ये वर्टिकल स्ट्रिप कहाँ से कहाँ चल सकता है, o से लेकर a तक। तो o पर x की वैल्यू 0 है और a पर x की वैल्यू a है, तो x की लिमिट हो जाएगी 0 टू a। अब ये a कैसे आया, क्योंकि इसका रेडियस a है इसलिए पॉइंट a मिल गया और x एक्सिस पे y 0 होता है इसलिए। अब आगे का इंटीग्रेशन मैं समझता हूँ, आप लोग स्वयं कर सकते हैं। हम y की लिमिट रख दिए, x की लिमिट रख दिए और पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y स्क्वायर बाई 2 आएगा, उसकी लिमिट रखेंगे। फिर जो आया उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, उसकी लिमिट रख देंगे और इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसी पैटर्न का और एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है, यहाँ भी रीजन गिवन है। क्या रीजन गिवन है, लाइन दिया है y इक्वल टू एक्स, मतलब जो रीजन है किससे किससे घिरा है, लाइन y इक्वल टू एक्स और पैराबोला y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर से घिरा हुआ है ये रीजन R। अब पहले इस पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं रीजन ड्रा करने के लिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू माइनस वाई। अब इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए हम बोथ साइड प्लस 2 स्क्वायर कर दिए, तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लिए तो y माइनस 4 आ गया। तो ये जो पैराबोला है, अब हमको इसका नेचर पता चल गया। क्या है इसका वर्टेक्स 2 4 और इसका लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, x माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a y माइनस y1। तो 4a की जगह 1 है, मतलब लेटेस्ट रेक्टम नाभि लंब की लंबाई 1 है।
और ये किससे पास होता है? ओरिजिन से। कैसे पता चला? 0 0 अगर हम इसमें रखते हैं तो सेटिस्फाई करता है, यानी से पता चलता है ये ओरिजिन से पास होता है। तो जब तक हम इसका नेचर नहीं जानेंगे तब तक हम इसको ड्रा ही नहीं कर सकते। इसलिए ये नेचर जानने के लिए कि इसका वर्टेक्स क्या है, किस पॉइंट से पास होता है, ये सब जानने के लिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले चेंज किए। तो 2 4 वर्टेक्स हो गया, ओरिजिन से पास होता है, ये पता चल गया। और ये भी पता चल गया माइनस की वजह से कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, ऐसा नीचे की तरफ बनेगा। और अगर ये पॉजिटिव होता तो ऊपर की तरफ बनता। तो अब देखिए पैराबोला कैसे ड्रा किए। ये वर्टेक्स हो गया 2 4 और ओरिजिन से पास होता है, इसलिए हम इसको ऐसा ड्रा कर लिए। तो ये हमारा पैराबोला हो गया। अब y = x एक स्ट्रेट लाइन होता है और ये किससे पास होता है? ओरिजिन से। ओरिजिन से पास होता है और साथ ही साथ इसका दोनों एक्सिस से इंक्लाइनेशन इक्वल होता है, क्योंकि इसका स्लोप कितना है? 1 है। स्लोप 1 है मतलब एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाने वाला ये लाइन है। तो ये ध्यान रखिए कि y = x एक स्ट्रेट लाइन होता है, जिसके बारे में आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, जो ओरिजिन से पास होता है। तो हमने दोनों बाउंड्री को ड्रा कर लिया। अब हमारा रीजन क्या हो जाएगा? इसके बीच का एरिया जो शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है आप लोग को, इसी में हमको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो फिर लिमिट निकालनी, तो फिर देख लेते हैं। यहाँ पर भी सीक्वेंस में dy पहले लिखा हुआ है, यानी हम y की लिमिट पहले निकालेंगे। तो इसके लिए हमको स्ट्रिप को कैसा बनाना पड़ेगा? y एक्सिस के पैरेलल, y अक्ष के समांतर। तो यहाँ पर भी हमने पट्टिका को y अक्ष के समांतर बनाया। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। नीचे किसको टच करेगा? y = x वाली लाइन को। ऊपर किसको टच करेगा? पैराबोला को। तो इसका मतलब नीचे y की वैल्यू x, तो y की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? x, और अपर लिमिट क्या होगी? y किसको टच कर रहा है? ऊपर पैराबोला को। तो y की अपर लिमिट होगी 4x - x²। तो हम यहाँ देख सकते हैं y की लोअर लिमिट x, अपर लिमिट 4x - x²। अब हमको x की लिमिट निकालनी है, मतलब ये जो है वर्टिकल स्ट्रिप कहाँ से कहाँ चलेगा? O से लेकर इस पॉइंट तक चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। इस पॉइंट का तो क्लियर हो गया, दोनों ओरिजिन से पास होते हैं, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमको मिल ही गया है डायग्राम से। लेकिन जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु है, उसको हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? दोनों लाइन और पैराबोला का प्रतिच्छेद बिंदु, यहाँ से y की वैल्यू x यहाँ पर पुट कर देंगे। ऐसा करने से हमको x की 2 वैल्यू मिलेगी। तो x की एक वैल्यू 0 मिल गई, 0 यहाँ रखेंगे तो y भी 0 मिलेगा, तो 1.00 मिल गया। x की दूसरी वैल्यू 3 यहाँ रख देते हैं तो y भी 3, दूसरा पॉइंट 33, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 33। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इसलिए ज़रूरी है, इसके बगैर हम x की लिमिट नहीं निकाल पाएंगे। तो अब देखिए x की लिमिट क्या हो जाएगा? 0 to 3। तो x की लिमिट 0 to 3। अब आगे इसका हम इंटीग्रेशन देखते हैं। इसके आगे तो आप लोग स्वयं कर सकते हैं, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका इंटीग्रेशन y² by 2 आएगा। अपर और लोअर लिमिट को हमने यहाँ रख दिया, सिंप्लीफाई किया फंक्शन को, फिर सिंप्लीफाई करने के बाद x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया और x की लिमिट को हमने पुट कर दिया यहाँ पर, और इसका आंसर 54/5 आ जाता है। तो अब तक हमने डबल इंटीग्रल का इवैल्यूएशन देखा, कैसे निकालते हैं। इसमें 2 प्रकार के हमने इवैल्यूएशन देखा। इस एक तो डायरेक्ट जिसमें लिमिट दिया गया था, और दूसरा टाइप जिसमें रीजन दिया गया था, लिमिट हमको ड्रा करके निकालना पड़ा। तो आइए देखते हैं अब ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में। ट्रिपल इंटीग्रल भी डबल इंटीग्रल के जैसा ही है, देखते हैं। तो देखते हैं एक सैम्पल प्रॉब्लम। ट्रिपल इंटीग्रल यहाँ देख सकते हैं dx dy dz। तो पहले फिर सीक्वेंस में z आया, मतलब ये z की लिमिट है। फिर दूसरे नंबर पे y है तो ये y की लिमिट है। तीसरे नंबर पे x है तो ये x की लिमिट है। तो वही सीक्वेंस होगा जो डबल इंटीग्रल में होता था। पहले हम
जेड से चालू करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। चूंकि जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट का रोल करेंगे, इसलिए वो बाहर आ जाएंगे। जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो जेड स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इस लिमिट को हम रख देते हैं यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, अब वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स कांस्टेंट का रोल करेगा, वो बाहर आ गया। वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए तो वाई क्यूब बाई 3 आ जाएगा। फिर इसकी लिमिट को हम पुट कर दिए और अब देख सकते हैं कि पूरा जो फंक्शन है एक्स में कन्वर्ट हो गया और एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये डबल इंटीग्रल के जैसा ही है। और देख लेते हैं प्रॉब्लम्स। ये भी जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी लिमिट 1 to e⁻x है। तो लॉग जेड को पहले जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं। लॉग जेड का इंटीग्रेशन, इसमें हालांकि इसका इंटीग्रल आप लोगों को डायरेक्ट याद भी होगा, जेड लॉग जेड माइनस जेड होगा, या फिर याद ना हो तो 1 का इंटू ले लेंगे। यहाँ पर 1 को सेकेंड फंक्शन ले लेंगे और लॉग जेड को फर्स्ट फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको आप लोग इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा जेड लॉग जेड माइनस जेड। तो इसको मैं यहाँ पर इस स्टेप को डायरेक्ट लिख दिया हूँ क्योंकि ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, और अगर नहीं ध्यान है तो मैं बता चुका हूँ कि 1 को सेकेंड और लॉग जेड को फर्स्ट मान के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इंटीग्रेट करके देख लीजिए, ये मिल जाएगा। अब हम इस लिमिट को पुट कर देते हैं। अपर और लोअर को पुट करने के बाद हमको ये मिल जाता है एक्स के फॉर्म में। अब हम सीक्वेंस में क्या आता है यहाँ पर एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्स की लिमिट क्या है, ये। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लिए हम यहाँ पर और इस लिमिट को रख दिए। अब ये एक्स की जगह लॉग वाई और 0 रखेंगे तो ये पूरा वाई के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। वाई के फॉर्म में चेंज होगा तो वाई के रिस्पेक्ट में अब इंटीग्रेट हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन अब ये y के फॉर्म में चेंज हो गया लिमिट रखने पे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से पहले log y को एक साथ ले लिए, y+1, तो y+1 को सेकेंड, log y को फर्स्ट, और ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। हम इंटीग्रेट करने के बाद अपर और लोअर लिमिट को रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर -3² 4 + 2e + 1/4 मिल जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। अब अगले पार्ट में ट्रिपल इंटीग्रल का ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें रीजन दिया रहेगा। अभी हमने जो 2 क्वेश्चन देखा उसमें लिमिट दिया गया था। अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें लिमिट डायरेक्ट ना देके रीजन डिफाइन रहेगा, और रीजन को हम ड्रा करके लिमिट निकाल के फिर बनाएंगे। तो इस पार्ट को हम अगले वीडियो लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।